नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। भारत में तरक्की की राह कैसे तय की जाए और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों का टकराव भी हम अक्सर देखते हैं। एक बार फिर से आर्थिक नीतियों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इस बार बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों में इन राज्यों की आर्थिक बदहाली का हवाला दिया है। राहुल गांधी की आर्थिक नीतियों पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा है कि कहां तो लोगों के खातों में खटाखट पैसे आने वाले थे, लेकिन अब फटाफट दिवालिया निकल गया है। लेकिन दूसरा पक्ष कांग्रेस की अगर सुने तो उसका दावा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल के मॉनसून की तबाही के बाद जो आपदा आई थी उससे हुए 9,042 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की एक पाई केंद्र ने नहीं दी है। और तो और जून 2022 के बाद से प्रदेश को उसके जीएसटी का बकाया भी, जो कि लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए का है, वो भी नहीं मिला है। और तो और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के चलते केंद्र ने राज्य की जो बोरिंग लिमिट है, यानी कि उधार लेने की जो सीमा है, उसे भी 2000 करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। क्या सियासत वो कारण है जिससे कि कांग्रेस शासित राज्यों के लिए आर्थिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं, या कांग्रेस की गारंटियों की नीतियां इसकी जिम्मेदार है? समझेंगे आज के स्ट्रेट टॉक में। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में आखिर क्यों आर्थिक बदहाली है, आर्थिक जो तंगी है, जिसकी वजह से 2 महीने सीएम के साथ साथ मंत्री और जो अधिकारी हैं उनके 2 महीने की सैलरी को कहा गया है कि वो नहीं लेंगे। कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, उन्हीं सवालों को समझने का क्रम बढ़ाएंगे स्ट्रेट टॉक में। क्या हिमाचल सरकार सबसे बुरे आर्थिक दौर से, हालात से गुजर रही है? पहला सवाल इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या खुद सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो उल्टी पड़ती जा रही हैं? कांग्रेस की गारंटियों का आर्थिक तंगहाली से कितना लेना देना है? क्या राहुल गांधी की आर्थिक नीति हिमाचल और कर्नाटक में फेल हो चुकी है, ये कहा जा सकता है? ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या ये प्रदेशों की आर्थिक सेहत के लिए अभिशाप की तरह है? हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये लागू नहीं हो सका है क्योंकि इस स्थिति में कांग्रेस की सरकारें है ही नहीं। खास करके हिमाचल प्रदेश में इसी वायदे पर चुनाव जीत कर आए, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए क्योंकि जो आर्थिक सेहत है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत ही खराब हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं संजय शर्मा जी, और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा भी जुड़े। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम का बीजेपी के प्रवक्ता के साथ। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और सीधी बात और सीधा सवाल जी सीधी बात सीधा सवाल मेरा बीजेपी से यही है, जो आरोप सुक्खू लगा रहे हैं कि केंद्र की जो दोहरा रवैया है, उसका जो सौतेला व्यवहार है, उसकी वजह से प्रदेश की ये जो हालत हुई है, और बीजेपी कुछ और कह रही है कि राहुल गांधी की जो गारंटियों की नीतियां हैं वो असफल हो गई हैं। संजय जी। नेहा जी, हम 2017 से लेकर के 2022 तक जी हम प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे थे। और जब हम सरकार चला रहे थे, जब सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पे थी, तो ओपीएस की जो मांग थी वो बहुत मुखर थी जी। हर कर्मचारी जो भी ओपीएस के दायरे में आना चाहता था वो आवाज को मुखर कर रहा था जी। और राजनीतिक पार्टियां जो है निश्चित तौर पे अपनी सरकार बनाने के लिए जो है वो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदेश के आर्थिक हालात को समझे बिना घोषणा कर दी, ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में ले आए, 1 लाख नौजवानों को पहली कैबिनेट में नौकरी देने की बात इन्होंने कर दी, 1500 रुपया हर महिला को देने में। उस समय जब इन्होंने अपने घोषणा के पत्र के भीतर कैटेगराइज नहीं किया कौन सी विमेन को देना है। ठीक है। 300 यूनिट इन्होंने कहा कि हर घर को 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे जी। 80 रुपए से ले 80 रुपए गाय का और 100 रुपया भैंस का दूध खरीदने का इन्होंने घोषणा की जी। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात इन्होंने की। इस तरह कुल अगर मुख्य बिंदु इनके जो फ्री बीज वाले थे, अगर वो 32 बनते हैं, लेकिन मुख्य जो बिंदु थे वो 10 बिंदु थे। और 10 बिंदु के ऊपर सबसे पहला 1 लाख रोजगार देना जी, और ओपीएस को लागू करना। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए, और हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं जी, लेकिन हमें सामाजिक सरोकार भी देखना है कि क्या प्रदेश के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं कि हम उस मांग को पूरा कर सकें जी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बिल को समझते हुए जब अगर वाजपेयी जी की सरकार में लाया गया था तो इस बिल को लागू करने के लिए तो वीरभद्र सिंह ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे जी। तो कहीं ना जो प्रदेश के आर्थिक हालात को समझे बिना केवल मात्र सत्ता ग्रहण करना, केवल पावर के लिए हमें प्रदेश बेचना पड़ जाए, प्रदेश का व्यक्ति बेचना पड़ जाए, जमीन बेचनी पड़ जाए, लेकिन इस तरह ठीक है संजय जी ये दलीलें अपनी तरफ हैं। अगर तो निश्चित तौर पे ये आर्थिक बदहाली का दौर जो है वो प्रदेश में आएगा जी। पर हम तो पहले ही, जब आपदा से पहले ही हम कह रहे थे कि प्रदेश जो है वो, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का अपना वक्तव्य है, जब इन्होंने सत्ता ग्रहण की उसके 1 महीने बाद इन्होंने बोला कि जो बांग्लादेश के श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए हैं जी, वही हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो सकते हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी के शब्द तो नहीं थे, वो मुख्यमंत्री के अपने शब्द थे, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में जाते ही जी अपनी शपथ ग्रहण के बाद 6 CPS बना दिए, जिसकी परंपरा पूरे देश में समाप्त है जी। लेकिन अब तो अपने मित्रों को खुश करना है, आपने कम से कम भी 20 एडवाइजर्स की फौज खड़ी कर दी, उनको 2 लाख 2.5 लाख वेतन से लेकर के बाकी सारी सुविधाएं दे रहे। आप इन छोटी छोटी बातों को काट करके बहुत लाभ नहीं होगा, भी आपके अंदर कहीं भी मितव्ययता जी, मितव्ययता की बात हो रही है संजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक अगर तंगहाली है तो ये तो विपक्ष के लिए जो स्थिति है वो तो चिंतनीय है। विपक्ष भी अगर चाहे कि चलिए भाई प्रदेश की ये आर्थिक बदहाली है, हमारा भी पूरा सहयोग है, हम भी जो है अपने जो विधायक हैं और जो हमारे भी लोग हैं वो अपना वेतन यहाँ पर ना ले और इस तरह से आर्थिक बदहाली से प्रदेश को निकालने की कोशिश करे, सियासत को छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अभी अगर फोकस कर दिया जाए कि आर्थिक नीतियों को ही किस तरह से दुरुस्त किया जाए, हमारा पूरा सहयोग है। क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो सुक्खू गवर्नमेंट यहाँ पे दलीलें दे रही है, लगभग 9,042 करोड़ जो है आपदा के बाद, यानी कि हमने देखा कि पिछले मॉनसून में हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी त्रासदी से गुजरा और उसके बाद भी इस मॉनसून में भी हमने वही हालत देखी है। केंद्र से 1 पाई नहीं मिला, जो कि आकलन हुआ नुकसान का, उसकी 1 पाई नहीं मिली, और जीएसटी का जो बकाया है वो भी 2500 से 3000 करोड़ की बात हो रही है, ये भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस जो सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रही है कि केंद्र ने तो पैसा ही जारी नहीं किया, तो हम तो खुद ही अपनी परेशानी जो चल रही है और हम ये भी कोशिश करें किस तरह से जो हमें आर्थिक लाभ मिले, राज्य स्तर पर हम अपनी कोशिशें करें, लेकिन केंद्र का सहयोग बिल्कुल नादायद है और यहाँ तक कि पैसा रोक लिया जा रहा है। संजय जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी, मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि ये एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स जो है वो बना करके केंद्र सरकार को भेजें जी, और उसके अनुसार इनको एक चेक काट के दे दिया जाए और उस चेक के रास्ते से ये अपनी मांगों को, अपनी जो इन्होंने गारंटीज अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दी थी उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करे। आप ये बताइए कि 26,000 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को दिया गया, जहां तक आपदा से उभरने के लिए जो है वो लगभग 1800 करोड़ रुपया तो अलग एक जो है वो नकद की उसमें जो है वो उस मद में जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया जी। इसके अतिरिक्त जो है जो 11,000 घर जी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो प्रदेश को 5,000 घर मिलने थे, जो स्टेट का जी। संजय जी, आप जितना भी डाटा दे रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, कोशिश करेंगे कि दीपक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी जुड़े और जो भी दावे और आंकड़े यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है, कांग्रेस का क्या कह रहा है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी आर्थिक नीतियाँ जो है जनता पर भारी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है,
मंत्री और मुख्यमंत्री सब ने 2 महीने के वेतन को छोड़ने की बात कही है, लेकिन ये जो आर्थिक तंगी है वो किस वजह से है और इसे निकलने का उपाय जो तलाशा जा रहा है, क्या वो उपाय भी सही है या फिर इस मोर्चे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? कहीं ना कहीं जयराम सरकार जब थी पिछले दौर में, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब भी उस सरकार में भी जो है यहाँ पर जो कर्जा था हिमाचल प्रदेश का, उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ था। मेरे ख्याल से ये 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था जब जयराम सरकार नहीं थी, और जब आई तो फिर, और जब सत्ता छोड़ के गई तो ये 76,000 करोड़ का जो कर्जा था वो छोड़कर जयराम सरकार गई, और अभी जो मौजूदा कर्ज है वो पहुंच चुका है 86,000 पे। तो कहीं ना कहीं आखिर क्या वजह है, कौन है इस कर्जे का जिम्मेदार और क्या आर्थिक नीतियां जो है इसकी कसूरवार हैं, कांग्रेस की गारंटियां इसकी कसूरवार है, ओपीएस को क्यों कोसते नजर आ रही है बीजेपी? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आपके आने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जो है पूरी की पूरी जो पॉलिसी फेल्योर है यहाँ पर, जो है फाइनेंशियल पॉलिसी फेल्योर है कांग्रेस सरकार की, कि उन्होंने प्रदेश का दिवालिया निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से फंड की कोई कमी नहीं है, फंड जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की जो नीतियां हैं वो भारी पड़ रही हैं। राहुल गांधी की जो नीति है वो भारी पड़ रही प्रदेश में। दीपक जी, देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर जो है वो आज चर्चा की है जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर भी, जैसे इनकी हमेशा तासीर रही है, कि हर विषय के ऊपर राजनीति करते हैं, और इस विषय को लेकर भी ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है जी। अगर आंकड़ोऔर की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विरासत में हमें 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा है। जो आप 86,000 करोड़ कह रहे हैं, 5,000 करोड़ जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते थे वो भी इन्हीं के वक्त के जो इन्होंने अनाउंस किए लेकिन दिए नहीं। ठीक है जी। हमारे सर के ऊपर 91,000 करोड़ का कर्जा है। ठीक है। और ऊपर से प्रदेश में आपने खुद बताया 45,000 करोड़ कर्ज था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये इनकी सरकार के वक्त की विरासत में मिली पनौती है जिसको हम भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते हैं, सरकार में हम हैं, जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इससे निपटें। आज जब इससे निपटने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की और उसके लिए हम अलग अलग तरीकों से इसमें जो है काम कर रहे हैं। एक लेवल के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर प्रदेश के संसाधन जुटाने के लिए एक बड़ी गहन तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है। लगता है अभी 1-2 वर्ष और लगेंगे, तब जाकर हम उन कार्य योजनाओं को लागू कर पाएंगे जिससे प्रदेश के संसाधन जो हैं वो हम अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की कोशिश कर सकें। और यकीनन हिमाचल प्रदेश में इतने संसाधन हैं कि हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। लेकिन जी, अभी जिस तरह फ्रीबीज की बात की जा रही है, अभी एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इस ढंग से कह रहे हैं जैसे कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही आर्थिक संकट है, बाकी कहीं नहीं है जी। आप दूसरे राज्यों की बात कर लो, अरुणाचल की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, हर प्रदेश में कर्जा किस तरह से बढ़ा है वो अलग बात है। लेकिन मेरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बात हमें नहीं भूलनी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य है जी, वेलफेयर स्टेट है जी, और लोगों के वेलफेयर की मूल भावना को ध्यान में रखकर ही हमें जो है वो निर्णय लेने पड़ेंगे। ये फ्रीवीज नहीं है जी। अगर इनको आप फ्रीवीज कहें, हिमाचल प्रदेश के लगभग 80% लोग जो हैं वो कर्मचारी हैं। अब पूरा जीवन कर्मचारी जो है वो प्रदेश के विकास के लिए दे और उसके अगर बुढ़ापे के वक्त के लिए
हम ना सोचें तो ये कल्याणकारी राज्य की भावना के खिलाफ। एक बात बीजेपी ये भी आरोप लगा रही कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस सरकार ये लागू ही नहीं कर पाई क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि उन्होंने जो बड़ा वादा ओपीएस का किया वही जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या सच्चाई है आज दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि कोई कहता है कि लागू हो चुकी है, कोई कहता है नहीं लागू हो चुकी है। असल में हिमाचल प्रदेश में इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, हम हिमाचल प्रदेश में इसको लागू कर चुके हैं। पहली बैठक में हमने जो है इसको जो है वो लागू करने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद हमने इसको लागू किया। हिमाचल प्रदेश का जो बजट है जो हमारा बनता है ओपीएस के तहत, वो ओपीएस के रूप में जमा हो रहा है और जो कर्मचारियों को मिल चुका है। ऐसे पहले 11 कर्मचारियों की लिस्ट आपको दे सकता हूं, आप उनसे पूछिए कि हाँ उनको ओपीएस मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मैं सुन रहा था आपके ब्रेक से पहले संजय जी को, उनका कहना था कि केंद्र सरकार से पूरा बजट आ रहा है। आप पूछिए हमारी सरकार को 26,000 करोड़ जो है ग्राम सड़क योजना के तहत, फिर इसी तरह से पीएम आवास योजना के तहत कई सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके तहत सरकार को मिल चुका है। और कहीं ना कहीं जो है वो जो रोना है कि केंद्र से फंड नहीं मिल रहा है, ये गलत है, ये संजय जी कह रहे हैं। जी देखिए, केंद्र से मैं आपको बताऊं ना, हमें जीएसटी का बकाया अभी तक मिला है, लगभग 3,000 करोड़ से ऊपर का है। उसके अलावा हमें 2 साल हुए, 1 वर्ष जो है वो हमारा निकल गया पिछले साल जो आपदा आई प्राकृतिक का, और उस आपदा में हमारा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ प्रदेश का। इस साल जो आपदा आई उसमें 2,100 करोड़ रुपया हमारा जो है वो नुकसान हुआ, यानी कि लगभग 12,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ। और केंद्र सरकार ने हमें फूटी कौड़ी नहीं दी जी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो दी 1200 करोड़ बोल रहे हैं आप। दीपक जी आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए पहले सरकार का दावा, सरकार बोल रही है 1200 करोड़ रुपया। मुझे बोलने दीजिए छोटे भाई, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए, मैं आपको भी सुनूंगा। ठीक है, सरकार ने दीपक जी बात पूरी करें, मैं संजय जी के पास जाऊंगी। जी 1200 करोड़ रुपया हमें दिया, और वो पैसा था जो एनडीआरएफ के तहत हर राज्य के लिए बनता था। हमें कोई विशेष सहायता अगर दी है तो आप उसका कागज दिखा दें कि हमने पिछले वर्ष। ठीक है, क्या इतनी बड़ी आपदा में एक पाई एक कौड़ी जो है केंद्र ने सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को नहीं दी? एक ऐसा प्रदेश जहां पर बीजेपी का जो मुखिया है वो आता है इस गृह राज्य से, जगत प्रकाश नड्डा आते हैं, अनुराग ठाकुर आते हैं, बीजेपी के लिए अहम राज्य है। लेकिन जब बात आपदा की आती है तो क्या आपदा में जो है बीजेपी इस राज्य को भूल जाती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को सत्ता में चुनकर जनता लेकर आई है? क्या ये वजह है? और संजय जी इसको झूठा क्यों कह रहे हैं, झूठे दावे क्यों कह रहे हैं, इसको सुनेंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली आखिर किसका कसूर? बीजेपी सियासत कर रही है, केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, या कांग्रेस की फ्रीबीज की गारंटियां भारी पड़ती नजर आ रही हैं, जनता इसे भुगत रही है? हालांकि जो उपाय मुख्यमंत्री और मंत्री करते नजर आ रहे हैं, ये कितने दिन जो है इसका इस्तेमाल होता दिखेगा, क्योंकि कमाई जो है उस पर भी एक सवाल है कि किस तरीके का रोड मैप है, तरक्की का जो रोड मैप है वो किस तरह का है। दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पर दावे कर रहे थे उस पर आपत्ति जता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता संजय जी कौन से दावे को आप झूठा कह रहे हैं? जो यहाँ पर एक डेटा है कि 9,042 करोड़ का जो है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट PDNA के तहत था, उसकी एक फूटी कौड़ी केंद्र सरकार से नहीं मिली है। क्या ये सच है या ये दावा झूठा कैसे है? मैंने चर्चा में जब दीपक जी नहीं जुड़े थे और बीच में तकनीकी कारण से मैं भी आपसे जुड़ नहीं पाया, मेरा सिग्नल बीच में ब्रेक हो गया था। जी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है कि कांग्रेस अपनी गारंटियों के बोझ तले खुद दब गई है जी। इस प्रदेश की आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे। अगर केवल और केवल सत्ता ग्रहण करना मकसद होता तो भारतीय जनता पार्टी भी ओपीएस को लागू करने का वायदा कर सकती थी जी, या उस समय में लागू कर सकती थी। संजय जी, मुझे उस सवाल का उत्तर चाहिए। 9,042 करोड़ जो पोस्ट डिजास्टर, बिल्कुल झूठा है। इनके अपने मंत्रियों के बयान जो है वो विरोधाभासी हैं। जब पिछले वर्ष जब आपदा आई तो जो सरकारी इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स
जो भेजा, जो आकलन बना करके अधिकारियों ने भेजा, वो 6,700 करोड़ का भेजा। ठीक है। नितिन गडकरी जी वो सारा था, वो जितना पूरे राष्ट्रीय योजनाएं चली हुई हैं, जो प्रदेश की योजनाओं को नुकसान आपदा के लिए किसी तरह की राशि दी गई कि नहीं दी गई? केंद्र से आपदा के लिए कोई राशि दी गई कि नहीं दी गई? मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के हिस्से में 5,000 घर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आना था। जब और घरों को टूटने का कुछ जो भी सरकार ने आकलन भेजा, उसको मुताबिक मिला करके 11,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत घर भेजे गए। ठीक है। जो रिलीफ मैनुअल था, जो केंद्र का रिलीफ मैनुअल है, उसको मुख्यमंत्री ने ठुकरा करके अपना प्रदेश का एक रिलीफ मैनुअल बना करके उन्होंने पेश किया जी कि हम 7 लाख जो है वो कम से कम 7 लाख की राशि जो है वो घर बनाने को देंगे। ठीक है। ये मुख्यमंत्री का स्वयं का था। ठीक है। अब जब आप स्वयं का आकलन बना करके देते हो, आप जनता के दिल जीतना चाहते हो, लेकिन जेब खाली है आपकी। लेकिन जो केंद्र की योजना, जो केंद्र की भी योजना, क्या ये जो यहाँ पर जनता का घर यहाँ पर तबाह हुआ, त्रासदी में तबाह हुए, लोगों के घर बर्बाद हुए, तबाह हो गए, आपदा की भेंट चढ़ गए, तो जनता का दिल जीतने के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर पीएम आवास योजना के तहत राशि मिले या फिर सीएम आवास योजना के तहत राशि मिले, मकसद तो घर बनाना है। दोनों सरकारें मिलकर भी घर बना सकती है, इसी तालमेल की अपेक्षा की जाती है। जी मेरी बात को पूरा होने जी बिल्कुल। भारतीय जनता इनका आकलन था, लगभग प्रदेश के अंदर 2300 घरों को नुकसान पहुंचा जी। लेकिन घर कितने दिए गए? जो योजना के अनुसार 6,000 बढ़ा करके 5,000 जो स्टेट का जो ये सो कॉल्ड कहते हैं कि हिस्सा है, अधिकार मानते हैं, उस अधिकार से ऊपर बढ़ा करके 6,000 घर अतिरिक्त दिए गए। ठीक है। अब उनको लागू करना किसका काम है? यहां पे दिक्कत ये नहीं है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या दिया और क्या नहीं, ये अपने बोझ के तले दबे पड़े हैं इन्होंने। आप बताइए, अगर शांता कुमार जी 1992 में उनको लगा था कि कुछ आर्थिक संकट आ रहा है जी, उन्होंने 2 दिन ऐसे रखे कि अधिकारी पैदल जाएंगे, गाड़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री प्रयोग नहीं करेंगे गाड़ियों का जी। उन्होंने और भी कई तरह के मित व्ययता के कई साधन खोज करके निकाले। अब आप जिस चीज के ऊपर चर्चा कर रही हैं, शायद आपने उसको उस मजाक को समझा नहीं जो मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा के अंदर घोषणा की है कि मंत्री इनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीपीएस वो पैसे कब लेंगे? उन्होंने छोड़ा नहीं है 2 महीने का वेतन विलंबित कि बाद में ले लेंगे, 2 महीने बाद। आखिर 2 महीने बाद कौन सी धन वर्षा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर होने वाली है? कम से कम 25 ऐसे अधिकारी इन्होंने उनको रीएम्प्लॉयमेंट उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दी है, रिटायरमेंट के बाद दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची जो है, बीजेपी कह रही है कि फिजूल खर्ची और जनता को झांसा देने की कोशिश कांग्रेस कर रही। दीपक जी, इस आरोप पर क्या, ये फिजूल खर्ची क्यों, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आपने 15 से ज्यादा जो है वो एडवाइजर्स की फौज नहीं है, जिनको 2.5 लाख से भी ज्यादा हर महीने आप देते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है? ठीक है। एक मुख्य सचिव जिसको आप विधानसभा के भीतर गाली देते थे जी, वो आपकी सरकार में उसको आपने उसके सेवानिवृत्ति के बाद भी जो है वो आपको चाहिए, उसकी सेवाएं आवश्यक होगी, ऐसा क्यों है? नहीं, पर संजय जी, इसी तरह की कमोबेश मैं देखती हूँ केंद्रीय नीतियां। अगर मैं वो अभी जो हाल ही में जो लैटरल एंट्री की बात हो रही थी, वहां पे भी एक्सपर्ट के नाम। नेहा जी, आप मुख्यमंत्री की आप देखिए कि कितने मुख्यमंत्री की गंभीरता क्या है। नीति आयोग की बैठक जिसके अंदर पूरे साल का एक योजना बननी है कि किस प्रदेश को क्या चाहिए, उस नीति आयोग को प्रदेश की जनता की जन भावनाओं को, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को साथ में दूसरे किनारे पे रख के मुख्यमंत्री उस नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, क्योंकि उस नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने का निर्देश सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिया था जी,
कि हम केंद्र सरकार ठीक है, की दीपक जी से इन गाइडलाइन सभी नहीं आरोपों चलेंगे। का जवाब ले लेना चाहूंगी। संजय जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, दीपक जी किस तरह से उत्तर देंगे? फिजूल खर्ची, आप ऐसे लोगों की भर्ती क्यों कर रहे हैं जिनकी लाखों में जो है सैलरी है, वेतन है, और ऐसे वक्त में मितव्ययिता का उदाहरण संजय शर्मा जो है वो पुरानी सरकारों का दे रहे, किस तरह से पैदल जाने की बात है, क्या खर्चे में कटौती की गई है, या वेतन देर से लेने की बजाय वेतन छोड़ने की बात क्यों नहीं कही गई है, या फिर रोड मैप क्या है, कमाई का रोड मैप क्या है, या फिर केंद्र के भरोसे ही जितनी भी योजनाएं हैं वो केंद्र के भरोसे ही चलने वाली थी? दीपक जी देखिए, बहुत से प्रश्न संजय शर्मा जी ने भी उठाए, उनका भी जवाब, और आपने जो 2-3 प्रश्न किए उनका भी, ये 5-7 प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं। मैं एक एक करके जो जो याद आते जाएंगे मैं उनका जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले आपने बात कही, संजय जी ने बात कही कि ये 2 महीने की बात कर रहे हैं जी। सच में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वेतन तरह छोड़ना नहीं है, देर से लेने की बात है, छोड़ देना चाहिए था। दीपक जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह असंवेदनशील मैंने दूसरी पार्टी नहीं देखी। ये हर चीज में राजनीति करते हैं, मैं पहले भी कह रहा था। देखिए, ये जो छोड़ने की बात है या इसको वेतन जो है वो विलंबित करने की बात है, ये एक भावना है, ये हमारी गंभीरता को दर्शाता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय जी मैं आऊंगी, पहले सवालों का उत्तर तो ले लें। करने दीजिए, पहले सवालों का उत्तर ले लें। मैंने आपको सुना, मैंने आपकी सारे प्रश्न सुने, आप अब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी पूरी करें, समय है, बात पूरी करें जी। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपदा के गोलमोल प्रश्न का उत्तर दे दिया, इन्होंने इतना कर दिया, इन्होंने अपने मैनुअल बना दिया। अरे भाई, यहाँ आपदा पड़ी थी, लोगों के घर नहीं रहे, जाने चली गई, हम केंद्र का इंतजार करते रहते, हमने 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान करके मैनुअल बदल कर जो 30,000 रुपए देते थे उस पे 7 लाख रुपया देने का हमने प्रावधान करके लोगों को जो है उस वक्त जरूरत थी लोगों को देने की। ये तो उस वक्त जो है जब हमने विधानसभा में रेजोल्यूशन लाना था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल तो उस रेजोल्यूशन पास करने से भी पीछे हटके जो है वो वॉकआउट कर गया। अगर इनमें इतनी ही संवेदनशीलता है हिमाचल के लिए, ये जाते सारे इकट्ठे मिलकर मोदी जी के पास, ये कहते, या इन्होंने दिए हैं पैसे, ये व्हाइट पेपर लाए कि हमने प्रदेश के लिए ये पैसा दिया है। लेकिन इन्होंने जितने घरों की क्षति हुई है उससे बढ़ा चढ़ाकर सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दिखाया, इसीलिए ये जो है यहाँ पर जो तालमेल जो है केंद्र और प्रदेश सरकार में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि असल में जितना नुकसान हुआ उससे काफी बढ़ाकर। ये सब मैंने कहा ना, ये असंवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता नहीं जानते हैं, ये लोगों को ये मात्र राजनीति करना जानते हैं हर विषय के ऊपर, ये लाशों पे राजनीति कर सकते हैं। ठीक है, जो कफनों के ऊपर, बात थी सोशल वेलफेयर स्टेट है अगर हिमाचल प्रदेश, वो हर जगह राजनीति करते हैं जी। सोशल वेलफेयर स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो सोशल वेलफेयर जनता के लिए नीति आयोग की बैठक से ही जो है दूरी बना लेना, क्या ये समस्या का समाधान का रास्ता है? समझूंगी। और रोड मैप क्या, केंद्र की जो नीतियों के सहारे, केंद्र के फंड के सहारे यहाँ पर गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, अपने घोषणा पत्र में जनता से वायदे किए थे। ओपीएस का जो वायदा है अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। बीजेपी कह रही है कि लागू नहीं हो पाया, कांग्रेस कह रही लागू हो गया। शायद कर्मचारी ही बता पाएंगे कि ये लागू हुआ है, या अगर हुआ है तो किस स्थिति में है। हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस की आर्थिक नीतियां, गारंटियां भारी पड़ रही है कांग्रेस शासित राज्यों के लिए। दीपक जी, मेरा सवाल जो है उसका जवाब नहीं मिला, उत्तर मैं पहले आपसे लेना चाहूंगी, इसके बाद संजय जी के पास जाऊंगी। रोड मैप कांग्रेस का क्या है, कमाई का जरिया क्या है? विक्रमादित्य कह रहे हैं कि कैनवीज को जो है थोड़ा सा हम लीगल बना देंगे, उससे कमाई का जरिया जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनको भी टटोला जा रहा है। लेकिन ये सब जो है गारंटियों की घोषणा से पहले क्या नहीं एक रोड मैप जो है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये पॉसिबल है, संभव है, ओपीएस जो है आर्थिक रूप से संभव है, तो फिर ये कैसे संभव था जो अब असंभव हो रहा है, और केंद्र के फंड का रोना रो रहे हैं आप? नहीं, देखिए, केंद्र के फंड का जो हमारा हिस्सा बनता है या केंद्र से मिलना चाहिए हमें, उसमें भी अगर कटौती हो तो हमारा कहना सही है। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि ये फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, ये इनको अभी फिजूल खर्ची नजर आ रही है, इनके वक्त तो रिटायर्ड लोग थे,
लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोपों पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमने इस चीज के बारे में जो सार्थक तौर पर व्यावहारिक रूप में जो कदम उठाए जाने चाहिए उन कदमों को हम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप बिजली का देखिए, बिजली के ऊपर हमने टैक्स पेइज के लिए उस पे जो उनको फ्री दी जाती थी वो बंद की है, हमने होटलों पे बंद की है, हमने बड़े कारोबारियों को जो बिजली दी जाती थी उनको बंद किया है, हमने पानी के लिए सर्विस जी लगता है कि नेटवर्क संबंधी समस्या है ना, पानी नहीं आए तो उसको पानी देने के लिए काम करते हैं, उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से ये कहना चाह रहा हूं कि फिजूल खर्ची रोक कर कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। हमने कर्ज मुक्त होने के लिए विशेष कार्य योजना और हिमाचल के संसाधनों के दोहन की वो बनानी पड़ेगी। हम उसको बनाने की ओर केंद्रित कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर, इनके नेता भी कहते कि आइए एक टेबल पर बैठकर हम हिमाचल के संसाधनों को कैसे दोहन किया जाए, अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, आइए सब मिलकर उसके ऊपर हम जो है वो विचार करें और उसकी योजनाएं बनाएं, उसमें अर्थशास्त्रों को डालें, उसमें अच्छे क्रिएटिव लोगों को डालें। ऐसी अगर इन्होंने रोड मैप जो कांग्रेस ने यहाँ पर सुझाया है वो रोड मैप काफी नहीं होगा। अगर ये आर्थिक तंगी जो है, बदहाली जो है इस कदर है कि प्रति व्यक्ति जो है इतने कर्जे में जो डूबा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और प्रदेश के सभी जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें सबसे रिकॉर्ड स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश का जो हर व्यक्ति है वो डूबा हुआ है। संजय जी, एक सवाल आपसे भी, 5 सालों में जयराम सरकार ने क्या फिजूल खर्ची नहीं की जिससे कि 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने भी उठा लिया? पहले ये 45 था और जब आप छोड़ के गए तो 76,000 करोड़ बना दिया। देखिए, जब 2017 में जयराम ठाकुर जी ने सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाला था जी, उस समय प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार जो छोड़ के गई थी वो लगभग 50,000 करोड़, 48,000 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं मैं, लेकिन 48,000 करोड़ जब जयराम सरकार सत्ता में आई 45,000 करोड़ वो वीरभद्र सिंह छोड़ के गए थे जी। और हमने जो कर्जा उस समय में जो लिया है उसमें कम से कम भी 15,000 करोड़ रुपया पुरानी देनदारियां, जो ऋण का इंटरेस्ट देना था वो भी उसी में दिया गया। लेकिन इस सरकार ने 18 महीने के अंदर लगभग 30,000 करोड़ रुपया 30,000 करोड़ रुपया अगर ऋण लिया है, और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें ऋण नहीं लेने दे रहे हैं। ऋण लेने की एक तय सीमा है, रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक ने एक कैप लगा रखा है कि आप अपनी आपका स्टेट जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी के 3%, उसी के ऊपर आप 3% आधार पर ऋण ले सकते हैं। और इसको 2% बढ़ाया गया था, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा कम कर दी। ऋण लेने की दर को कम नहीं किया गया। जो कोरोना काल में 3 से बढ़ा करके 5% कर दिया था, उसको 2022 में संजय जी की भी तकनीकी समस्या, उनकी आवाज टूट रही है जी। संजय जी की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पाई। दीपक जी, कहीं ना कहीं जो है अकॉर्डिंग जी उसको जो है वो 3% कर दिया। कौन सा कम किया? एक रिजर्व बैंक के एक अपने नियम है, उन नियमों के अंतर्गत आपको काम करना है। बात ये त्रासदीग्रस्त एक प्रदेश की हो रही है। क्या कोरोना के समय जो नियमों में बदलाव किए गए थे वो यही समय उचित लगा केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ यहाँ पर जो बोरिंग लिमिट है उस पर कैप लगाने का? आप ये बाद में भी कर सकते थे। इसमें नेहा जी, नितिन गडकरी आए जब बाढ़ का पहला दौर, जब त्रासदी का पहला दौर था जी, नितिन गडकरी आए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर कोने में उन्होंने घूम करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ, इनके मंत्रियों के साथ, उन्होंने पूरे हिमाचल का जहां जहां भी त्रासदी आई थी वहां वो गए। बिल्कुल। उन्होंने उसके बाद उन्होंने जिस प्रदेश की सड़कें टूटी हो, गांवों तक पहुंचने के साधन अन्य ना हो, उस प्रदेश को आर्थिक पटरी पर वापस से दौड़ने के लिए समय चाहिए होता है और मदद चाहिए होती है। जहां पर सड़कें भी लगभग, मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, इतनी बड़ी तादाद में क्षतिग्रस्त हुई है कि उसके रेस्टोरेशन में काफी लंबा वक्त लग सकता है।
तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति तो प्रभावित होगी। ये जब आपकी सरकार होती तो आप भी जो है केंद्र से जो मदद की उम्मीद करते। नेहा जी, आज गुजरात के अंदर बाढ़ आई है जी। गुजरात को भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि आकलन बना करके भेजेंगे। वो उनका अपना गृह प्रदेश है। क्या आपने सुना ये क्या कहे? इनका कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, राष्ट्रीय आपदा। भाई, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए नियमों में परिवर्तन मनमोहन सिंह करके गए थे। हमने हाल ही में आम बजट देखा है संजय जी, आम बजट देखा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरीके से खुलकर यहाँ पर पैकेज मिला है वो अन्य राज्यों को तो नहीं मिला। ये तो सियासत साफ दर्शा रही है कि केंद्र सरकार का जो रवैया वो कैसा है। लेकिन दीपक जी, कांग्रेस से भी एक सवाल है, कांग्रेस से मेरा सवाल यही है कि जिन जरियों को आप अपना रहे हैं राज्य की आर्थिक बदहाली से प्रदेश की जनता को निकालने के लिए, वो जरिए काफी नहीं है। वेयर इज द रोड मैप ऑफ तरक्की का रास्ता? क्या इन छोटे छोटे फैसलों से इसको साधा जा सकता है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जो इतनी मेहनत कश जनता है, जो खुद सड़कों के अभाव में भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि यहाँ की जो राज्य की जो शिक्षा स्थिति है या फिर राज्य की जो आमदनी है वो बहुत सारे जो देश के पिछड़े राज्यों से बेहतर है, इसके बावजूद कि उनके पास संसाधनों की भी कमी है, उनके पास जो है इस तरह के सड़कों का भी अभाव है। लेकिन रोड मैप कहाँ है? वेयर इज द रोड मैप दीपक जी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दीपक जी, मैं आऊंगी, संजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी और दीपक जी से भी क्षमा चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, वहां से कॉल आ रही है लगातार। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने वक्त निकाला। दीपक जी जी धन्यवाद। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। मैं आपसे बताऊं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये इससे जो है वो कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। कर्ज मुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को अपने संसाधन पैदा करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। आपको मैं याद दिलाऊं, 1998 में पंडित सुखराम जब हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं बनाई थी और उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं पिछले 25-30 वर्षों से इसी विषय के ऊपर R&D करता आ रहा हूं और अब समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश को एक बृहद योजना बनानी पड़ेगी। और यकीनन मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने संसाधनों से लगभग 50,000 करोड़ रुपया सालाना पैदा करने की क्षमता हिमाचल प्रदेश में है। जरूरत इस बात की है कि राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी ए हो, बी हो, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, इन सबको मिलकर ऐसी योजनाओं के बारे में जो योजनाएं हैं कि कैसे हम प्रदेश को, देखिए चाहे वो कृषि है, बागवानी है, वन है, पर्यटन है, इन सब विषयों के ऊपर हम अपने संसाधन पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, निसंदेह उस और एक रोड मैप हमारी सरकार बना रही है और शीघ्र ही हम उसको जो है लेकर आएंगे। ये रोड मैप 1-2 दिनों में नहीं बनता है। बिल्कुल, अभी एक चैनल पे था मैं, वहां एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2 साल हो गए, आपने क्यों नहीं बनाया? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए तो आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो प्रदेश 1 साल आपदा में सरकार को जूझना पड़ा हो, और ये जो योजनाएं हैं ये एक दिन में नहीं बनती। इन योजनाओं को बनाने के लिए पूरी तौर पर लगभग, मेरे अनुसार, मैं खुद जो हूं अनुभवी हूं इस विषय के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं लगभग 2 वर्ष अगर इसके ऊपर काम होगा तो वो क्रियान्वित करने के रूप में, मूर्त रूप में लाई जा सकती हैं। निसंदेह हम ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। इसमें मैं फिर एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर आर्थिक विषय ऐसा विषय है जिस विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय के ऊपर राजनीति करती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आपदा हो, चाहे दूसरे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए आपने 1-2 साल की बात कही है, 1-2 साल में देख लेते हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश जो है अपने संसाधनों के जरिए राज्य की जनता को आर्थिक मोर्चे पर कितनी खुशहाल बना पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दीपक जी, आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और संजय जी का भी बहुत बहुत आभार, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बात हम तक पहुंचानी है तो आप हमें लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।